नमस्कार दोस्तों, मैं आज बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 या कह दिया जाए बिहार शिक्षक भर्ती 2023 इसके रिस्पेक्ट में जो हम ये पढ़ रहे हैं टॉपिक्स और हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो उसी में हम आज नेक्स्ट टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है इम्पैक्ट पैरामीटर। क्लियर? तो आज हम इम्पैक्ट पैरामीटर पे डिस्कशन करेंगे, थोरोली डिस्कशन करेंगे और कंप्लीट डिस्कशन इस पर हम करेंगे। कल हमने डिस्कशन किया था, जो हमने किया था कल वो हमने कर लिया था डिस्कशन इसके प्रीवियस पार्ट पे, और आज हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। कल हमने जो इस पर डिस्कशन किया था वो किया था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पर, और आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं इस इम्पैक्ट पैरामीटर पर। क्लियर? तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है इम्पैक्ट पैरामीटर। देखिए, सपोज दैट कि दिस इज द न्यूक्लियस। हमने ये मान लिया है कि ये क्या है, न्यूक्लियस है। करेक्ट? दिस इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस का सेंटर है। ठीक है ना? ये न्यूक्लियस का क्या है, सेंटर है। इस न्यूक्लियस पे अगर हम इसके सेंटर को देखें, ए लाइन ड्राइंग टूवर्ड्स द सेंटर, एग्जैक्टली पॉइंटिंग द सेंटर, जो पॉइंट करता है सेंटर की तरफ, ये एक हमने ड्रॉ कर लिया, एक लाइन है, दैट इज द एक्सिस। इस पर क्या होता है, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जाते हैं, ये अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होते हैं। उनमें से अब हम एक अल्फा पार्टिकल की बात करते हैं, एक ऐसा अल्फा पार्टिकल दैट इज मूविंग टूवर्ड्स द न्यूक्लियस एंड फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। एक ऐसा अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस की तरफ मूव करता है, एंड दैट इज अ फार अवे द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है। ठीक है ना? तो हमने कह दिया कि जो यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस की तरफ मूव करता है एंड दैट इज फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये यहाँ तक जाएगा और ऐसे क्या होता है, अपने पास से डेविएट हो जाता है। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट इज मूविंग टूवर्ड्स द न्यूक्लियस विच इज फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। इट मूव्स टूवर्ड्स द न्यूक्लियस एंड रीचिंग द न्यूक्लियस इट डेविएट्स और इट स्कैटर्ड एट सम एंगल। ये कुछ एंगल पे क्या होता है, डेविएट हो जाता है। और जनरली अगर हम इसको ड्रॉ करने की बात करें तो ये अपने पास से कितना ड्रॉ हो जाता है, कितना स्कैटर्ड हो जाता है, दैट इज इक्वल टू थीटा। इसी थीटा को हम कहते हैं कि ये एंगल ऑफ डेविएशन हो जाता है, या कह दिया जाए कि स्कैटर्ड एंगल हो जाता है। यहाँ पे ये क्या है, ये वेलोसिटी वेक्टर है अल्फा पार्टिकल का, जो न्यूक्लियस की तरफ है, दैट इज फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, दैट इज द बी विच इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है? तो अगर हम, इतनी बात आ गई होगी समझ, तो मैं इसको डिफाइन करने चलता हूँ कि एक्चुअल में ये कैसे डिफाइन किया जाएगा। तो इम्पैक्ट पैरामीटर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। It is the perpendicular distance from the nucleus to the velocity vector of the alpha particle that is moving towards the alpha particle and far away from the alpha particle. ठीक है ना? तो it is the perpendicular distance from nucleus to velocity vector which is moving towards the nucleus is called impact parameter. ये क्या होता है, impact parameter होता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसका जो सिग्निफिकेंस होता है वो ये है कि इट हेल्प्स टू ड्रॉ द ट्राजेक्ट्री ऑफ द अल्फा पार्टिकल। ये अल्फा पार्टिकल की ट्राजेक्ट्री को, ये अल्फा पार्टिकल की ट्राजेक्ट्री को ड्रॉ करने में हेल्प करता है, या कह दिया जाए कि इट ट्रेसेस द ट्राजेक्ट्री ऑफ द अल्फा पार्टिकल। इट हेल्प्स टू draw the trajectory of alpha particle। करेक्ट? ये अल्फा पार्टिकल की ट्राजेक्ट्री ड्रॉ करते हैं, इससे हम, ये इम्पैक्ट पैरामीटर है। ठीक है ना? अगर हम बात करें कि स्कैटरिंग एंगल, जो स्कैटरिंग एंगल अल्फा पार्टिकल का है वो कितने फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो जनरली जो स्कैटरिंग हुआ करता है वो किस पे डिपेंड करता है, स्कैटरिंग जो है, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल
अल्फा पार्टिकल डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है ये, डिपेंड्स ऑन, कल एक हमने फैक्टर पढ़ लिया था जो क्या था, नंबर 1 आर नॉट विच इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। एक तो इस पर डिपेंड करता है, और दूसरा जो डिपेंड करता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर, जिसको हम लेटर बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एक डिपेंड करता है आर नॉट पर और दूसरा डिपेंड करता है किस पर, बी पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। अगर हम बात करें इम्पैक्ट पैरामीटर की, इम्पैक्ट पैरामीटर स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो इम्पैक्ट पैरामीटर की अलग अलग वैल्यूज पे जो स्कैटरिंग एंगल होगा वो कितना होगा, इस बात को हम तय करने चलते हैं, इस बात को हम देखते हैं। तो सबसे पहले बात तो ये हो गई कि अगर हम बात देखें कि यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल जाता है इस पर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन का क्या फार्मूला होता है, दैट इज इक्वल टू के जेड ई इंटू 2E डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है। और अगर हम इस फार्मूले पे जाते हैं तो हमें एक चीज़ मिलती है कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर स्क्वायर। कहने का मतलब है कि ये जो फोर्स है ये किस पे डिपेंड करता है, ये किस तरह से डिपेंड करता है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो अगर ये डिस्टेंस कम हो जाए, कहने का मतलब ये है कि अगर हम b की वैल्यू को कम कर ले तो f की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप b को डिक्रीज करेंगे, अगर b को डिक्रीज करेंगे तो फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर फोर्स की वैल्यू बढ़ जाती है तो जो इसका स्कैटरिंग होगा वो लार्ज एंगल पर होने लगेगा। और अगर हम b की वैल्यू को लार्ज करते जाएं, b की वैल्यू को बढ़ाते जाएं तो f की वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा। लेकिन अगर b की वैल्यू को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो जो f होगा दैट विल बी नेग्लेजिबल, और अगर ये नेग्लेजिबल हो जाता है तो इट मीन्स कि अल्फा पार्टिकल्स ऑलमोस्ट मूविंग विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी स्कैटरिंग। अल्फा पार्टिकल जो होगा बिना किसी स्कैटरिंग के लगभग सीधे निकल जाता है। ठीक है, तो इस बात को हम करने चलते हैं कि इफ इम्पैक्ट पैरामीटर, इफ इम्पैक्ट पैरामीटर b इज स्मॉल, अगर b की वैल्यू क्या है, अगर b की वैल्यू क्या है, स्मॉल है। ठीक है ना, अगर b की वैल्यू स्मॉल है तो इसका मतलब क्या होता है कि f जो होगा वो लार्ज होगा। अगर f लार्ज होगा तो थीटा क्या हो जाएगा, ये भी लार्ज हो जाएगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर इसकी वैल्यू स्मॉल है तो जो स्कैटरिंग एंगल होगा, देन स्कैटरिंग एंगल थीटा लार्ज, ये क्या हो जाएगा, ये लार्ज होगा, ये बढ़ जाएगा। ठीक है, पहली बात है। अगर हम दूसरी बात पे चलें कि इफ b इज लार्ज, अगर b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू को लार्ज कर दिया जाए। ठीक है ना, अगर b की वैल्यू लार्ज हो जाए तो क्या होगा, ये काफ़ी दूर हो जाएगा। अब जब ये काफ़ी दूर हो जाएगा तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम होने लगेगी, कम होने लगेगी। और जब इसकी वैल्यू कम हो जाती है तो स्कैटरिंग एंगल का क्या होगा, जो स्कैटरिंग एंगल होगा, एंगल जो थीटा है वो क्या हो जाएगा, स्कैटरिंग एंगल थीटा क्या हो जाएगा, दैट विल बी स्मॉल। ये क्या हो जाएगा, ये स्मॉल हो जाएगा। ठीक है ना। तीसरी बात ये है कि इफ b इज इक्वल टू 0, अगर b की वैल्यू 0 हो जाए, इम्पैक्ट पैरामीटर कैसा हो जाए, 0 हो जाए। कहने का मतलब ये है कि जो अल्फा पार्टिकल है ये कहाँ से जाए, अगर यहाँ आएगा तो b की वैल्यू कम होगी, यहाँ आएगा तो b की वैल्यू और कम हो जाएगी, और अगर यहाँ आ जाएगा तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो जब अल्फा पार्टिकल इससे जाने लगेगा तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर यहाँ b की वैल्यू 0 हो जाती है इसका मतलब होता है कि अल्फा पार्टिकल पॉइंट्स टूवर्ड्स द सेंटर, ये सेंटर की तरफ पॉइंट करता है, सेंटर की तरफ जाता है। और अगर ये सेंटर की तरफ जाए तो होगा क्या, ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से जाएगा, जाते जाते इसकी वेलोसिटी स्लो होती जाएगी और एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा डिस्टेंस आएगा
एक ऐसी पोजीशन आएगी जहां पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है मोमेंटरली, और उसके बाद ये क्या करता है, अपने पाथ को रिवर्स कर चुका होता है। ठीक है ना। तो जनरली अगर b की वैल्यू 0 हो जाती है, इसका मतलब ये होता है कि जो अल्फा पार्टिकल है दैट पॉइंटिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के सेंटर की तरफ जाएगा। ऐसी कंडीशन में व्हाट इज द स्कैटरिंग एंगल, व्हाट इज द स्कैटरिंग एंगल, स्कैटरिंग एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज it reverses its path, ये क्या करेगा, अपने पाथ को रिवर्स करेगा, इट रिवर्सेस इट्स पाथ। तो दिस इज द इम्पैक्ट पैरामीटर। अच्छा, इम्पैक्ट पैरामीटर की अगर हम डेरिवेशन की बात करें, इसके फार्मूले की बात करें, तो डेरिवेशन की वैसे रिक्वायरमेंट तो कहीं भी नहीं है, किसी भी बोर्ड में नहीं है, कहीं भी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और किसी भी एग्जाम में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, किसी भी कंपटीशन में रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो जनरली जो इम्पैक्ट पैरामीटर है, ये रदरफोर्ड ने इसको डिराइव किया, इसको डिड्यूस किया इक्वेशन को, और डिड्यूस करने के बाद ये बताया कि ये जो इम्पैक्ट पैरामीटर होता है इसकी एक वैल्यू आती है, और इसकी वैल्यू कितनी आती है, अगर हम इम्पैक्ट पैरामीटर के वैल्यू की बात करते हैं, अगर हम इसके वैल्यू की बात करते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर के तो इम्पैक्ट पैरामीटर B इज इक्वल टू, रदरफोर्ड ने एक फार्मूला दिया, B इज इक्वल टू के ZE स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2, कॉट थीटा बाई 2 डिवाइड बाई के ई अल्फा, के ई अल्फा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, के इज व्हाट इज के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, दैट इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है। जेड क्या होता है, जेड इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। और जनरली अगर हम गीजर मासन एक्सपेरिमेंट की बात करें तो उन्होंने किस पर किया था, गोल्ड पे किया था, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 79 हो जाती है। कॉट थीटा को कैलकुलेट करना है। के ई अल्फा, जो के ई अल्फा होता है ये क्या होता है, ये गिवन वैल्यू होती है, और जनरली ये 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, या फिर कभी कभी 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है ना, ये वैल्यूज होती हैं। और अगर इनमें से ये रख दिया जाए इस फार्मूले में, बी की वैल्यू भी आपको क्या होगा, गिवन होगा कि इम्पैक्ट पैरामीटर कितना है, तो आपको स्कैटरिंग एंगल निकालना होगा। और अगर दिया जाता है स्कैटरिंग एंगल कि बाई चांस दे दिया जाए कि स्कैटरिंग एंगल थीटा इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री, तो ये सारी वैल्यूज रख करके हम क्या करते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इम्पैक्ट पैरामीटर के बारे में इतनी बातें हम जानते हैं। इम्पैक्ट पैरामीटर का बेसिक क्या यूज होता है, इसका जो बेसिकली यूज है, इट इज यूज टू ट्रेस द पाथ ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल के पाथ को ट्रेस करने के लिए यूज होता है। ठीक है ना। तो शेप ऑफ द ट्रैजेक्टरी ऑफ द स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल इज डिपेंड्स ऑन इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है ना। तो शेप ऑफ, अगर हम बात करें यहां पर कि शेप ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ अल्फा पार्टिकल वो किस पर डिपेंड करता है, दिस इज डिपेंड ऑन बी, डिपेंड्स ऑन बी। ये बी जो होता है इस पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये है कि इसके हिसाब से हम आप उसको क्या करेंगे, ड्रा कर पाएंगे। एक और फैक्टर आता है, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल फील्ड। ठीक है। तो जो ट्रैजेक्टरी होती है एक पैरामीटर पे और डिपेंड करता है, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल फील्ड। जनरली पोटेंशियल फील्ड के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, दिस इज द फील्ड ऑफ द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस का फील्ड होता है। न्यूक्लियस का फील्ड कैसे, न्यूक्लियस के लिए अगर हम फील्ड की बात करें कि क्या है फील्ड, पोटेंशियल फील्ड होता है। यह पोटेंशियल फील्ड क्या होता है, इस न्यूक्लियस का पोटेंशियल होता है। और ये कैसा पोटेंशियल होता है, ये एक 3D पोटेंशियल होता है कि जो न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है, इसको 3D पोटेंशियल हम कहते हैं। तो इसके 3D पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, और किस पर डिपेंड करता है, ये बी पर डिपेंड करता है, जिसको हम कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। तो दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इम्पैक्ट पैरामीटर। नाउ
In next topic, we will discuss about some numericals of the impact parameter. Then we move on the next topic. Clear? Thank you for watching the video.